नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं इन खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र, आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली में शुरू। लक्ष्य सेन, गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली समेत कई भारतीय खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंचे। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। कल एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराया। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल राजकोट में। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। आज खेले गए मुकाबलों में लक्ष्य सेन, गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी समेत कई भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन ने अपने ही देश के आयुष शेट्टी को 21-12, 21-15 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी ने मलेशिया के ओंग यू सिन और टीओई को 21-15, 21-18 से हराया, जबकि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी को बाई मिला। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने थाईलैंड की ओरनिचा और सुकित्ता सुवाचाई को 21-15, 21-11 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई, जबकि प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कल 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपना मुकाबला खेलेंगी। वहीं थरुण मणिपल्ली, किदाम्बी श्रीकांत, ध्रुव कपिला, तनिषा क्रिस्टो, मालविका बंसोड़ और तन्वी शर्मा समेत कई भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। तो यहीं से अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। साल का कैलेंडर शुरू हो चुका है बैडमिंटन का, और किस तरह का पहला दिन कहा जाए भारतीय दृष्टिकोण से? ठीक है, पहला दिन तो स्टार्ट ठीक ही रहा। जैसे कि हमारे जो नए खिलाड़ी हैं काफ़ी कोई हार चुके हैं, मगर हमारा ध्यान हमेशा टॉप प्लेयर्स के ऊपर रहता है, क्योंकि ये आपको श्रोता को जानना ज़रूरी है कि ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर में ये सुपर 750 जो है ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन जैसे 1000 है, 750 है, इसके ऊपर अगर जो जीतेगा और इसमें से ज़्यादा पॉइंट हासिल होगी, और एंड ऑफ द ईयर जब 2026 के फाइनल में वर्ल्ड जब फाइनल जब होगा उसमें से इसमें सिलेक्शन होगा। जी बिल्कुल, आपने दिग्गज खिलाड़ियों की बात की जिस पे सबसे अधिक नजरें रहने वाली हैं, लक्ष्य हो या फिर पीवी सिंधु। पिछला साल देखा जाए तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा दोनों खिलाड़ियों के लिए। इंजरीज भी बीच में आई और लगातार एक लय तलाशने की कोशिश रही। हालांकि लक्ष्य सेन के हाथ तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब लगा भी, लेकिन पीवी सिंधु उससे भी नदारद रही। तो इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अपने आप को साबित करने के तौर पे ये टूर्नामेंट कितना बड़ा मंच होगा? बहुत बड़ा मंच, क्योंकि होम टर्फ है, होम कंडीशंस है, होम सपोर्ट है। और देखिए ये लक्ष्य सेन ये टूर्नामेंट पहले जीत चुका है, और उसको जैसे मैंने आपको पहले 750 जो सुपर सीरीज़ है इसमें पॉइंट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए तो है ही है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है सिंधु के लिए। कल जो सिंधु खेलेंगे, प्रणॉय खेलेंगे, श्रीकांत खेलेंगे, ये हमारे मेन टॉप प्लेयर्स में गिना जाना। मगर सिंधु का परफॉर्मेंस देखने लायक है, क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट जो वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, और उसका इससे पता चलता है कि जो अच्छे प्लेयर्स जो है जापानीज प्लेयर्स को वो हरा रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि वो जो इतना लंबा पीरियड जो उसने रेस्ट लिया, रिहैब किया, वो तैयार होके आए हैं 2026 सीजन का। खास करके उसका भी वर्ल्ड रैंकिंग इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये क्वालिफिकेशन के लिए भी ज़रूरी है, वो टॉप 16 में होना बहुत भी ज़रूरी है। ताकि इसके लिए उसका फिटनेस और फॉर्म बरकरार रखना पड़ेगा, और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए लगातार 2026 जितना वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट्स है। जी बिल्कुल, ओलंपिक तक के लिए अपनी लय को बरकरार रखना चाहेंगे। और अगर सिंधु की और इन खिलाड़ियों की बात की जाए, चाहे वो सात्विक हो या चिराग हो, ये हर टूर्नामेंट पे फेवरेट्स होते हैं। लेकिन एक कह सकते हैं कि नई खेप आ रही है जिसमें तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, मालविका बंसोड़ जैसे खिलाड़ी हैं जो अब इनको देख के तैयार हो रहे हैं और अब टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इन खिलाड़ियों के लिए ये पूरा साल और खासकर ये टूर्नामेंट जो पहला टूर्नामेंट है, ये कितना अहम है? सेकेंड जनरेशन तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आप चाइना देखिए, कोरिया देखिए, जापान देखिए, सारा नए नए प्लेयर्स हैं। हालांकि वो इधर में नहीं आए हैं, मगर आप देखिए वर्ल्ड में कोई भी टूर्नामेंट है, कोई भी फिक्स्ड विनर है ही नहीं। जी बिल्कुल। आप देखिए कोई भी
टॉप 10 में कोई भी किसी दिन भी जीत सकता है। जी। और ये जो हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिंधु के ऊपर, तन्वी के ऊपर, मालविका ऊपर, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको हम 2028 ओलंपिक्स तक पहुंचना है और उसके आगे पहुंचना है 2030 ओलंपिक्स, तो आप इनके ऊपर ही निर्भर करेंगे, क्योंकि सिंधु का फॉर्म गिरेगा, जी बिल्कुल, इम्प्रूव नहीं होगा। क्योंकि अगर सिंधु क्वालिफाई करेंगे 2028 ओलंपिक्स तक, ये तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। मगर आपको हमेशा और भी जो देश है, आपको फ्यूचर जनरेशन के ऊपर नजर डालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इन अनुभवी खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाते हुए एक नई पीढ़ी को तैयार करने की भी जिम्मेदारी बैडमिंटन जगत के ऊपर होगी। और अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात जायंट्स ने 12 ओवर में 4 विकेट पर 106 रन बना लिए हैं। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल खेले गए एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हरा दिया। सुनते हैं कल के मुकाबले पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में कल पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने स्कोरबोर्ड पर 50 रन जोड़ते जोड़ते अपने 5 विकेट खो दिए। इसके बाद डिएंड्रा डॉटिन ने दीप्ति शर्मा के साथ छठे विकेट के लिए 70 गेंदों में 93 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 5 विकेट पर 143 रन तक पहुंचाया। दीप्ति शर्मा ने नाबाद 45 रन जबकि डॉटिन ने 40 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से श्रेयंका पाटिल और नादिन डी क्लार्क ने 2-2 विकेट हासिल किए। आरसीबी ने फाइटिंग टोटल दिख रहे इस लक्ष्य को मैच के 13वें ओवर में ही बौना साबित कर दिया। ग्रेसी हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार शुरुआत देते हुए 12वें ओवरों तक 137 रन की साझेदारी कर डाली। हैरिस 40 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुई। यहां से मंधाना ने 32 गेंदों में नाबाद 47 रन की पारी खेलते हुए टीम को प्रतियोगिता में लगातार दूसरी जीत दिलाई। अब आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच चुकी है, जबकि अंतिम स्थान पर बैठी यूपी की टीम को अब भी अपनी पहली जीत की तलाश है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। कल अगर दर्शकों ने हैरिस की बैटिंग देखी होगी तो उनको आरसीबी का वो दौर याद आया होगा जब क्रिस गेल इस प्रकार के मुकाबले मेंस टीम को जिताया करते थे। किस प्रकार का पूरा मुकाबला रहा और एकदम एक तरफा बना दिया गया। देखिए, ये तो T20 का खासियत है। कोई टीम 50 रन में 5 विकेट, फिर दीप्ति शर्मा का पार्टनरशिप, ये कभी कभी ऐसा भी लगता है कि 125 रन 130 रन काफी हो सकता है। मगर इसका जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, स्मृति मंधाना कोई भी रन बना सकता है। टॉप 6 इतना स्ट्रांग है, कोई भी रन बना सकता है, क्योंकि T20 एसेंशियली बैट्समैन्स गेम और बैटर्स गेम जो हम बोलते रहते हैं। और यही वो कल आपको नज़र में आया कि जिस तरह से आरसीबी ने मैच इतना आसानी से जीत लिया। ये पूछ रहा है कि बैटर्स गेम तो है ये है, और उनका जो बैटिंग स्ट्रेंथ और पावरफुल बैटिंग स्ट्रेंथ और टॉप टीम में जो है उसका फॉर्म, इसको अगर बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे और भी आपका डिफिकल्ट मैचेस आएंगे। जी बिल्कुल, आपने डिफिकल्ट मैचेस की बात की। इसी तरह का एक मुकाबला चल रहा है जहाँ पे मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स इस समय आमने सामने हैं। डिफेंडिंग चैंपियन है मुंबई, नो डाउट, और एक शानदार टीम, लेकिन अभी भी अपना वो रिदम तलाशने की तलाश में है शायद। देखिए, ये मैच मुंबई इंडियंस के लिए जीतना ज़रूरी है। पहले तो होम ग्राउंड में खेल रहे, डीवाई पाटिल में खेल रहे, और एक टीम इसके साथ खेल रहे जो इस टूर्नामेंट में जो पहला 10 ओवर्स में सबसे बढ़िया उनका बैटिंग रेट रहा है। और ये भी बैटिंग रेट, जैसे आपने स्कोर कहा कि उसने 12 ओवर में 4 विकेट शायद गंवा दिया है, मगर उनका जो बैटिंग स्ट्रेंथ है फर्स्ट 10 ओवर्स में, उनका जो स्ट्राइक रेट है सबसे बढ़िया है, और 200 रन बना चुके हैं ये टीम। अभी ये कहाँ पे पहुँचता है नेक्स्ट 8 ओवर्स में हमें पता नहीं, मगर मुंबई इंडियंस का जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है। उसमें देखिए, जो एमिलिया कर है उसने 5 विकेट ले चुके हैं पहले 2 मैच में, और इससे पता चलता है कि इट इज़ मुंबई इंडियन का बॉलिंग वर्सेस गुजरात का बैटिंग। मगर जैसे आपने कहा कि कल का मैच आप देखिए उल्टा हो गया तो आज क्या होगा तो पता नहीं। यही तो T20 का ब्यूटी है। जी बिल्कुल, अब तक तो बैटल तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस की बॉलिंग जो है वो स्ट्रेंथ थोड़ी सी हावी होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं पुरुषों के क्रिकेट की, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल दोपहर 1:30 बजे से राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है और भारतीय टीम ये मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।
वडोदरा का किला फतेह करने के बाद भारतीय टीम की नजरें राजकोट के मैदान पर होंगी। एक बार फिर सबकी नजरें रोको यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले पर होगी, जो लगातार रनों का अंबार खड़ा कर रहा है। कोहली ने पिछले 10 एक दिवसीय मैच में 70 से अधिक की औसत से 565 रन बनाए हैं, जबकि हिटमैन रोहित के बल्ले से पिछले 10 मैच में 493 रन निकले हैं। चोट के बाद वापसी कर रहे शुभमन गिल भी लय में नजर आ रहे हैं। वहीं मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल अच्छे रंग में दिखाई दे रहे हैं। टीम अपने गेंदबाजी क्रम में जरूर एक बेहतर संतुलन बैठाने की कोशिश करेगी, ताकि श्रृंखला को नतीजे के लिए 18 तारीख का इंतजार न करना पड़े। दूसरी तरफ कागजों पर कम आंकी जा रही कीवी टीम ने पहले मैच में भरपूर टक्कर दी है। मिचेल ने पिछले 8 मैच में 86 से अधिक की औसत से 518 रन बनाए हैं। वहीं जेमिसन ने पिछले 4 वनडे मुकाबलों में 11 विकेट चटकाए हैं और वे अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। उधर फिलिप मैदान के चारों तरफ अपनी शानदार फील्डिंग के बल पर टीम को मजबूती दे रहे हैं। हालांकि राजकोट का मैदान भारत के लिए अक्सर चुनौतीपूर्ण किला रहा है, जहां 4 मैचों में से 3 में भारत को पटखनी खानी पड़ी है। ऐसे में मैन इन ब्लू इस मैदान पर अपने रिकॉर्ड को सुधार कर सीरीज में अजय बढ़त बनाना चाहेगी। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन। बीते कुछ समय से जब भारतीय टीम एक दिवसीय मैच खेलने जाती है तो सबसे अधिक दर्शकों की जो कतार होती है वो एक जोड़ी को देखने के लिए होती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तमाम सवाल हैं, तमाम पेच हैं, इनके बीच में दोनों खिलाड़ी इस समय कहाँ खड़े नजर आते हैं? आपको श्रोता को बोलना ज़रूरी है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैच के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें जो भारत का बैटिंग कोच है सितांशु कोटक, उसको अटेंड किया है। उसने को जैसे आपने हमको सवाल किया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या होगा, सबका मन में यही सवाल है, क्योंकि हमारा देश में इतना टैलेंट है। मगर विराट कोहली का देखिए लास्ट मैच वो सेंचुरी मिस कर लिया जी। मगर सवाल ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप में दिखेगा या नहीं। और आज सितांशु ने साफ साफ कह दिया है कि 2027 वर्ल्ड कप तक भारत का जितना भी प्लान, स्ट्रैटेजी, टीम मैनेजमेंट, सब कुछ में रोहित और विराट आर पार्ट ऑफ इट। मतलब एकदम इनका जितना भी प्लानिंग हो रहा है, ड्रेसिंग रूम में एक प्लानिंग होता है, टीम मैनेजमेंट का प्लानिंग, उसमें विराट और रोहित को हमेशा उनका जो स्ट्रैटेजी, उनका जो क्या ओपिनियन लिया जाता है, खास करके क्योंकि 2027 वर्ल्ड कप जो है एक बड़ा चुनौती होगी और इसमें भारत का अगर परफॉर्मेंस सही करना है, इसमें विराट और रोहित का एक बड़ा भूमिका रहेगा। जी बिल्कुल, आपके शब्दों से और सुधांशु कोटल की इस पूरी वक्तव्य से काफ़ी राहत मिली होगी उन फैंस को जो इंतज़ार कर रहे थे इसी तरह की किसी लाइन का। और अब बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की, जहां सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो गई है। 15 जनवरी को पहले सेमीफाइनल में विदर्भ का सामना कर्नाटक से होगा, वहीं 16 जनवरी को दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब और सौराष्ट्र आमने सामने होंगे। 5वें एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे दिन पहले मैच में शकर चिकतान ने करगिल रेड को हराया, वहीं दूसरे मैच में फ्रेंड्स पशकुम ने जांसकर आईएफएच को हराया। उधर महिला वर्ग में लद्दाख महिला आइस हॉकी एसोसिएशन ने लेह क्वींस के खिलाफ एक जीत दर्ज की। और अब अंत में बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां हॉकी इंडिया ने तेलंगाना सरकार के साथ हैदराबाद में 8 से 14 मार्च तक होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स के आयोजन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस टूर्नामेंट में भारत, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, कोरिया, इटली, उरुग्वे, वेल्स और ऑस्ट्रिया की टीमें भाग लेंगी और जिसमें से जो टॉप 3 टीमें होंगी वो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी पेश करेंगी। तो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट ये हॉकी फेडरेशन का, हॉकी इंडिया के साथ थर्ड स्टेट ऐसा हुआ है जो जोड़ गया है। आप देखिए पहले उड़ीसा, उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना, ये हॉकी के लिए बहुत सुखबर है। जी बिल्कुल, लगातार क्योंकि ओडिशा के बाद लगातार एक अच्छे कह सकते हैं कि सपोर्टर की तलाश थी जो एक अच्छा बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करे, तो ऐसे में बहुत अच्छी खबर होगी भारतीय हॉकी के लिए। वहीं पुरुष हॉकी लीग में SG वाइपर्स ने हैदराबाद तूफान्स को कल 2-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। कल रात वाइपर्स के लिए टिमोस डेमोन ने 2 गोल किए, जबकि हैदराबाद तूफान्स के अमनदीप लाकरा ने 41वें मिनट में एकमात्र गोल दागा। वहीं दूसरे मैच में FIH GC ने अकार्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स पर 4-2 की जीत दर्ज की। तो और श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सौमित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडियो में आए और तमाम खबरों पे आपने बहुत विस्तार से हमारे साथ बातचीत की। शुक्रिया शक्ति। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।